और संख्याओं संख्याओं में प्रदर्शित करने के पहले उनके दैनिक जीवन के उदाहरणों से यदि हम बात करते हैं और उसको हम 2 या 3 या 4 लोगों में बांटने की बात करते हैं, तो बच्चा उस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे मान लीजिए पिछली बार जो चीजें हुई थी शायद आपको याद होंगी। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि कुछ चीजें हैं, इनका नाम आप दे सकते हैं, ये मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है, ऐसा समझ जाइए। और इसको हम कुछ लोगों को बांटना चाहते हैं। जैसे हमारे पास 7 मिठाइयाँ हैं, 8 कर लेते हैं इसको। और हम बच्चों से कहें कि हम 8 हमारे पास मिठाइयाँ या चॉकलेट है, इसको हम 2 बच्चों को बांटना चाहते हैं, 2 लोग को बांटना चाहते हैं। तो इस काम को आप कैसे करेंगे? ये हम उनके सामने एक समस्या रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा इस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। तो हम मान लीजिए हम 2 बच्चों का नाम लिख लेते हैं। ये एक बच्चे की थैली है और ये दूसरे बच्चे की थैली है। मान लीजिए यहाँ पर ये है रानी की थैली या रानी का डब्बा, ये है वीरू का डब्बा। ये 2 बच्चे हैं, इनको हम बांटने के कहते हैं कि इन दोनों को ये 8 चॉकलेट जो हैं बराबर-बराबर बांटने हैं। कैसे बांटेंगे? तो आप इसको बहुत आसानी से बच्चे को करते हुए देख सकते हैं। कैसे करेंगे वो? एक रानी को देंगे, एक वीरू को देंगे, फिर एक रानी को देंगे और एक वीरू को देंगे, फिर एक रानी को मिलेगा और एक वीरू को मिलेगा, फिर एक रानी को मिलेगा और एक वीरू को मिलेगा। और इस तरह से वो बता सकते हैं कि 8 टॉफियाँ जो थी या 8 चॉकलेट जो थे, वो रानी और वीरू को जब बाँटे गए, तो हर एक को 4-4 मिले। तो ये जो बातचीत करना है, ये बातचीत करना बहुत आवश्यक है। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कितनी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, कितने लोगों को बाँटनी है, और ये जो बातचीत होगी, वो उनके सवाल-जवाब के साथ आगे बढ़ती जाएगी। यदि हमने उनको कहा कि आप बाँटो, कैसे बाँटोगे? तो बाँटने के उनके पास 1 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो 2-2 बाँट लें, हो सकता है 3-3 बाँट लें, ऐसा भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे हम उनसे ये कह सकते हैं कि यदि हम बड़ी संख्या में चीज़ों को बाँटते हैं, तो हो सकता है सबको पूरा-पूरा ना मिल पाए। तो ज़्यादा अच्छा है हम एक-एक करके बाँटें। एक-एक करके बाँटने की प्रक्रिया में ये जो बातचीत का सिलसिला है, उसको हमको जारी रखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हमने बाँटने को कहा, उसने रानी को 1 दिया और वीरू को 1 दे दिया। अब हम पूछ सकते हैं कितनी चीज़ें थी? आपने कितने लोगों को बाँटी? कितनी चीज़ें बँट गई? ये इम्पोर्टेंट है कि पूरी प्रक्रिया के हर स्टेप के बारे में उससे बात की जाए। धीरे-धीरे इस पैटर्न को समझ जाएगा वो। जैसे हमने कहा कितनी चीज़ें थी, कितने लोगों को बाँटी गई। पहली बार जब बाँटा तो हर एक को कितना-कितना मिला और कितनी चीज़ें बँट गई। इनके जवाब आएँगे। जैसे उसने कहा कि 8 चीज़ें थी, 2 लोगों को बाँटनी थी, रानी और वीरू को, और शुरू में हमने एक-एक दोनों को बाँटा, दोनों को एक-एक मिला और 2 चीज़ें बँट गई। अब पूछ सकते हैं कितनी चीज़ें बची? 6 चीज़ें बची। क्या हम और भी बाँट सकते हैं? ये सवाल हम करें। तो ये जो बात है, वो धीरे-धीरे भाग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में उसकी मदद करता है। तो अगला सवाल, क्या बाँटने की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है? क्या हम चॉकलेट और बाँट सकते हैं? तो वो देखेगा जो चीज़ें बची हैं, वो इतनी पर्याप्त है कि हर एक को मिल जाए। यहाँ पर तो संख्या हमारी छोटी है, 2 लोग को हम बाँट रहे हैं। लेकिन जब बाँटने की प्रक्रिया ज़्यादा लोगों के बीच होती है, तब ये सवाल उसको समझने में मदद करेगा कि कितने लोगों को चीज़ें बाँटी जा रही हैं और मेरे पास चीज़ें जो उपलब्ध हैं, वो कितनी हैं? और इस आधार पर देखेगा कि अब चीज़ें बराबर-बराबर बाँटी जा सकती हैं कि नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक स्टेप के बाद हम पूछें कि कितनी चीज़ें बाँट बाँटने के लिए बची हैं, क्या दोबारा इसको बाँटा जा सकता है? इससे एक दूसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है, जब भाग को हम बाद में निरंतर घटाने की प्रक्रिया में देखते हैं, तब ये जो बात है, ये जो हमारी बातचीत है, वो मदद करती है। जैसे 8 चीज़ें थी और एक बार में 2 चीज़ें निकल गई, 6 चीज़ें बची। फिर क्या हो रहा है? अब आगे जो हो रहा है उसको हम करने दें। हम फिर से किसी नए बच्चे से कहें, "चलो बेटा अब तुम बाँटो।" उसने फिर एक चॉकलेट रानी को दिया और एक वीरू को दे दिया। फिर सारी बातचीत को हम दोहराएँगे। अब कितनी चीज़ें बाँटने को थी? 6 चीज़ें बाँटने को थी। कितनी चीज़ें तुमने बाँट दी? 1-1 चीज़ें दोनों को बाँटी, कुल 2 बाँट दिया। अब पूरे में हर एक को 2-2 मिला, रानी को 2 मिले, वीरू को 2 मिले और कुल 4 चीज़ें बच गई। इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएँ, फिर से एक बच्चे को मौका दें और उसको भी कहें चलो फिर से बराबर-बराबर बाँटो, उसने 1-1 बाँट दिया। फिर हम पूछ सकते हैं अब कितनी चीज़ें बची? 2 चीज़ें बची हैं। लेने वाले कितने हैं?
2 बच्चे हैं, क्या हम दोनों को बराबर-बराबर चीज़ें और बाँट सकते हैं? क्या हर एक को मिल जाएगा? बच्चे देखेंगे हाँ, 2 लेने वाले हैं और 2 चीज़ें हैं, ये हर एक को एक-एक दिया जा सकता है। फिर एक बच्चे से कहें कि चलो भाई इस काम को आप पूरा करो, उसने भी आके पूरा कर दिया। अब आप पूरी बातचीत को दोबारा, तिबारा, बार-बार दोहराएँ, बार-बार उनको बात करने के मौके दें। ये स्थिति इतनी बन जानी चाहिए कि हमारे सवाल करने के बजाय बच्चे खुद से बताएँ कि उन्होंने क्या किया। तो पूरी प्रक्रिया की पूरी हिस्ट्री बता सके वो, इस लेवल तक हमको जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को थोड़ा-सा और जटिल बना सकते हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें और लेने वालों की संख्या भी बढ़ा दें। चलिए इस काम को फिर से एक बार करते हैं, हालाँकि अब ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, फिर भी एक बार मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम संख्याओं पे जब काम करेंगे तब ये चीज़ें हमारी मदद करेंगे। ये रानी है, वीरू है और एक बच्चे और हम शामिल करते हैं, मान लीजिए गुड़िया। ये दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दिख रहा है स्पीकर सर, बना लूँ? दिख रहा था सर। चलिए ठीक है, यहाँ यहाँ कर देता हूँ मैं। ये एक बच्ची को हमने और शामिल कर लिया और इस प्रक्रिया को फिर से उनको बाँटने को कहा। अब इस नज़रिए से देखिए क्या हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चा कर सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जवाब होगा हाँ, हर बच्चा इस काम को कर सकता है। क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहा है, वो उसके सामने है और वो खुद से कर रहा है। और जो कर रहा है उसको अपनी भाषा में वो बता सकता है। यदि वो अपने क्षेत्र की जो भी भाषा बोलता होगा, उस भाषा में हम हमारी पूरी बातचीत होगी। कोई ज़रूरत नहीं कि हिंदी की में बात करें या गणित के जो तकनीकी शब्द हैं उनका उपयोग करें, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हम चीज़ें कितनी हैं और बाँटने वाले कितने हैं, वहाँ से हम शुरू करें। हमारा सवाल होगा कितनी चीज़ें हैं बाँटने के लिए? बच्चे गिन के बताएँगे कि इतनी 10 चीज़ें हैं। कितने लोगों को बाँटना है? 3 लोगों को बाँटना है। तो चलो बाँटने का काम शुरू करते हैं। तो एक बार जब उन्होंने देख लिया प्रोसेस को तो आगे बहुत आसानी से करेंगे। किसी एक बच्चे को हम बुलाएँ और कहें चलो भाई बाँटने का काम करो। वो रानी को उसने 1 दिया, वीरू को 1 दिया और गुड़िया को 1 दिया। इस बात को उसको बोल के बताने दीजिए कि 1 रानी को दिया, एक वीरू को दिया, एक गुड़िया को दिया। कितनी चीज़ें बँट गईं? 1, 2, 3 चीज़ें बँट गईं। हर एक को कितना-कितना मिला, हर एक को एक-एक मिला। अब कुल कितनी चीज़ें बच गईं? अब हमारे पास 7 चीज़ें बच गईं। लेने वाले कितने हैं? 3 हैं। चीज़ें कितनी हैं? 7 हैं। क्या फिर से बाँटने का काम हो सकता है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? चलो बाँटो। एक और बच्चे को हम बुलाएँ, उसको हमने कहा बेटा तुम बाँटो और अपनी बात बताओ। वो बोलेगा रानी को मैंने 1 दिया, वीरू को 1 दिया और गुड़िया को 1 दिया। हम पूरी बात फिर से कहें, हर एक को कितनी-कितनी चीज़ें मिली? 2-2 चीज़ें मिली। कुल कितनी चीज़ें बाँट दी गई? 6 चीज़ें बाँट दी गई। अब कितनी चीज़ें बची हैं? 4 चीज़ें बची हैं। क्या हम फिर से सबको एक-एक दे सकते हैं? अब सोचने दीजिए उनको। उनका जवाब हाँ या नहीं आ सकता है, तो उनकी मदद करें। नहीं कहते हैं तो फिर से सवाल पूछें कि अगर बाँट के देखो मौखिक रूप से बाँटते हैं कि नहीं? यदि हाँ कहता है तो भी हम कहें चलो बाँट के देखो। अब किसी और बच्चे को हमने बुलाया और कहा बेटा तुम बाँटो। उसने बाँटा, रानी को 1 मिला, वीरू को 1 मिला और गुड़िया को 1 मिला। अब फिर से पूरी हम बात करेंगे कि कितने लोगों को हमने बाँटा, 3 लोगों को बाँटा, हर एक को कितना-कितना मिला, हर एक को 3-3 मिला। क्या कोई चीज़ बाँटने से रह गई? हाँ, 1 टॉफ़ी बच गई, 1 चॉकलेट बच गया, क्या उसको बाँटा नहीं जा सकता? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है किसी बच्चे ने कहा ये कहे कोई बच्चा ये कहे कि हाँ, 1 को तो दिया जा सकता है। रानी को या वीरू को या गुड़िया को। यहाँ पर उसको समझाना है कि बाँटने का मतलब बराबर-बराबर बाँटना है। किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो बाँटना है वो सही बाँटना होगा। तो ये बात उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं हैं, जितने लोग हैं, तो हमको अपने बाँटने की प्रक्रिया को यहीं रोकना पड़ेगा। और हम कहते हैं बची हुई चीज़ कितनी है, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे के पास कि बाँटने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ बच भी जाती है। जो गणित की शब्दावली है, भाज्य-भाजक, इनका उपयोग करने की अभी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बाद में भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई यदि जानता भी नहीं है इसके नाम भाज्य-भाजक, भागफल, शेषफल, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रोसेस को इस तरह से देखेगा। तो ये एक शुरुआती प्रक्रिया है भाग की, जिस पे हमने पिछली बार बातचीत की थी। मैं इसको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा था कि मैंने जो सवाल दिया था, वो इसके समझ पर ही आधारित है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि जब इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएँ हम बच्चों के साथ करते हैं, बड़ी संख्याओं में करते हैं, चाहे तो आप बंडलों को भी शामिल कर लें, बंडलों को बाँटने के साथ शामिल करें। तो इस प्रक्रिया को जब बहुत ठीक तरह से बच्चे करने लग जाएँ, उसके बाद हम इन्हीं प्रक्रियाओं में से किसी एक को उठाएँ और उनको संख्याओं में प्रदर्शित करने को बोलें। जैसे इसके पहले हमने 2 लोगों को बाँटा था,
8 चीजें बांटी थी, उसको हम संख्याओं में प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये हमारी स्थिति थी पहले वाली, ये स्थिति थी। जो कुछ बच्चे ने किया वो सब उसके अनुभव में है कि उसने क्या क्या किया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे और लिखना शुरू करेंगे कि कितनी चीजें बांटनी थी, कितनी चीजें, कुछ भी हो सकती है चीजें, कितनी चीजें बांटनी थी। कितने लोगों को बांटनी थी। हर एक को कितना मिला। कितना कितना मिला। हर एक को कितना कितना मिला। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। और अंतिम एक सवाल, क्या कोई चीज बची। ये 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब बच्चों को इसका जवाब देने दें और जो जवाब आता जाए उसको लिखते चले जाएं। कितनी चीजें बांटनी थी, हम बच्चे से कहेंगे कि अब तुम यहाँ लिखते चले जाओ। 8 चीजें बांटनी थी। कितने लोगों को बांटनी थी, 2 लोगों को बांटनी थी। हर एक को कितना कितना मिला, हर एक को 4-4 मिले। क्या कोई चीज बची, नहीं बची, तो हम संख्या में क्या लिखेंगे, हाँ बची, 0 चीजें बची। इस तरह के जवाब हम बच्चे के साथ, बच्चे से प्राप्त करें। तो इसकी प्रैक्टिस हो रही है। अब धीरे धीरे देखिए, एक व्यवहारिक प्रक्रिया थी जो बच्चे ने बांटने के साथ की, मौखिक चल रहा था। अब हमने लिखना शुरू किया और यहाँ पर संख्याओं को प्रदर्शित करना शुरू किया उन प्रश्नों के साथ जो हम यहाँ पर उसके सामने रख रहे हैं। तो ये एक अगला स्टेप है और आप समझ सकते हैं कि ये सारा का सारा कुछ बच्चे ने किया है और इनका जवाब देना उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अब आप चाहें तो इसको नई परिस्थिति में बांटें, प्रदर्शित करें। अब उनको आप बता सकते हैं कि जब भाग देने का हम काम करते हैं तो इन्हें लिखने का एक तरीका होता है। जितनी चीजें बांटनी होती हैं हम उसको पहले लिखते हैं और उसके पास एक ऐसा निशान बनाते हैं जो भाग का निशान है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी निशान बनाया जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। इस तरह के निशान के साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़े की संख्याएं होती हैं उसके ऊपर ही हम लिखते चले जाते हैं तो ये पता चलता है कि कितनी इकाइयां बटी, कितनी इकाइयां हर एक को मिली, कितनी दहाइयां मिली, कितने सैकड़े मिले। तो यदि आपके यहाँ परंपरा ये है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप चाहें तो इसको शुरू कर सकते हैं। वैसे इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि हम यदि सैकड़े को बांट रहे हैं तो सैकड़ा मिलेगा, दहाई को बांट रहे हैं तो दहाई मिलेगी और इकाई को बांट रहे हैं तो इकाई मिलेगी। अब हम बच्चे से जो पहला सवाल था कितनी चीजें बांटनी थी, 8 चीजें बांटनी थी, उसे हम यहाँ लिखते हैं और बांटने के लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं। कितने लोगों को बांटनी थी उस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं। तो हम बताएं ये जगह है उनके लिए जिनको हम बांटना चाह रहे हैं, उस संख्या के लिए जगह है। और ये जो जगह है उतनी चीजों के लिए है जितनी चीजों को हम बांटना चाहते हैं। हर एक को कितना कितना मिला ये हम देखेंगे और इसका जवाब उनके पास है कि हर एक को 4-4 मिले। तो हर एक को जो मिला उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। कुल कितनी चीजें बट गई, जितनी चीजें बट गई वो हम यहाँ लिखेंगे। और इतनी चीजें बांटनी थी, इतनी चीजें बट गई, तो बचा कितना, इसको कैसे निकालेंगे, वो बता सकते हैं। जितनी बांटने वाली चीजें थी उसमें से हम घटाएंगे जो बढ़ गई, तो यहाँ पर जो बचा है वो 0 बचा है। ये पूरी प्रक्रिया अब जो भाग का एल्गोरिदम है उसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कि मैंने नियम नहीं बताया बच्चे को, केवल इतनी जगह बता दी कहाँ कहाँ लिखना है। ये सारे जवाब उसके पास पहले से मौजूद थे, उसके अनुभवों से निकल के आए थे। तो जितने भी सवाल हम अब करेंगे उसी तरह से करेंगे जैसा हमने पहले किया और धीरे धीरे साथ साथ हम इनको इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो पहली प्रक्रिया होगी बच्चों के अनुभवों का उपयोग करते हुए चीजों को सचमुच में बांटना, वस्तुओं को बांटना, बांटने के बाद थोड़ी सी बातचीत और थोड़े सवाल जवाब करना। फिर इन प्रक्रियाओं में जब बच्चे हमारे दक्ष हो जाएं उसके बाद उन प्रक्रियाओं के साथ साथ हम ये वाली प्रक्रिया करेंगे। जो सवाल उनके पास हम अब उनके सामने जो हम रखेंगे उनके जवाबों को लिखने का तरीका हम उनको बताएंगे। बहुत आसान तरीके से बच्चा बहुत आसानी से बिना कहीं कंफ्यूज हुए इसको करेगा। हम कहीं नियम नहीं बता रहे, 2 का पहाड़ा पढ़ो, इतने बार पढ़ो कि 8 से ज्यादा मत हो, जो आ रहा है उसको फलानी जगह लिखो, जो मिल रहा है उसको यहाँ लिखो और घटाओ। हम नियम बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं।
केवल एक बार हमको जगह बतानी पड़ रही, कौन सी संख्या कहाँ लिखी जाती है, बाकी सारी की सारी प्रक्रिया जैसा वो कर रहा है उसको यहाँ पर लिखता है। चलिए अब दूसरी वाली जो हमारी सिचुएशन थी उसके बारे में हम बात करें। हमारे पास 10 चीजें थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और इसको बांटना है, तो बांटने के लिए हमने निशान लगा दिया। कितने लोगों को बांटना था? 3 लोगों को बांटना था। और जब हमने बांट लिया तब क्या हुआ था, उस प्रक्रिया का चित्र हम यहाँ पर बना लें। सब कुछ उनके सामने रहने दीजिए, तो ये बहुत कुछ आसान हो जाएगी। ये हमने गुड़िया को भी दिए दिए थे और उनको गुड़िया को भी 3 चीजें मिली थी और बाद में एक चीज बच गई थी। ये परिस्थिति थी दूसरे वाले उदाहरण में। अब हम बात कर रहे हैं कुल कितनी चीजें बांटी थी। 10 चीजें बांटी थी। कितने लोगों को बांटी थी? रानी, वीरू और गुड़िया 3 लोगों को बांटनी थी। हर एक को कितनी कितनी चीजें मिली? हर एक को 3-3 चीजें मिली थी, ये दिख रहा है सामने। कितनी चीजें बढ़ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें बढ़ गई। तो जितनी चीजें थी और जो बढ़ गई उसका अंतर हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कितनी चीज बच गई। अब देखो कितनी चीज बची तुम्हारे पास? एक चीज बची है। ये जो कुछ हमने किया उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, संख्याओं में लिख के व्यक्त कर लिया। अब पूरे की पूरी प्रक्रिया में से हर संख्या के बारे में बच्चा बात कर सकता है। हम पूछेंगे 10 क्या है भाई, वो बोलेगा 10 चीजें बांटनी थी। ये 3 क्या है? कितने लोगों को बांटनी थी? ये 3 क्या है? हर एक को कितना कितना मिला? ये क्या है? कुल कितनी चीजें बांटी गई? और ये क्या है? आखिरी में बच गई। देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास संख्या है। अब पांचों का अपना एक कैरेक्टर है। यहाँ पर कुछ भी नियम के रूप में हम उनके सामने नहीं रख रहे हैं। जो कुछ उसने किया है उसको लिखने की एक व्यवस्था उसको दे रहे हैं। कैसे हम नोट करते हैं चीजों को, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये लॉजिकली वो बच्चा सीखता चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं अनुरोध करूंगा यदि कोई सवाल पूछना चाहें आप तो प्लीज पूछें। सर ये तो काफी सरल कर दिया आपने कि पहले एकदम मूर्त रूप में प्रायोगिक रूप से करके दिखाया और उसके बाद उसको लिखित प्रश्नावली या एक समझ के आधार पे एक बिंदुवार ये रखा कि कितनी चीजें थी, कितनी बची, कितनी बांटी गई, इस तरह से आपने बताया और अंततः आपने उसको अभी भाग के एल्गोरिदम में डाल दिया है, लेकिन अभी एल्गोरिदम भी नहीं बताया है, उसमें वो प्रक्रिया होते जी हुए आप हमें दिखा रहे हैं। तो ये पूरा जो चरण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले एक मूर्त अभ्यास, प्रयोग, प्रयोग के बाद उनको शब्दों में लाना, मतलब एक्शन फर्स्ट, देन हम शब्दों में आते हैं, वर्ड्स, फिर हम एक सिंटेक्स में आ रहे हैं, सिंटैक्स में आ रहे हैं और फाइनली हम कहीं पहुंच रहे हैं। तो काफी मीनिंगफुल है और इसमें मेरे पास प्रश्न नहीं है, किसी और के पास हो तो प्लीज पूछिए। जी सर। शिरीष सर, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे, शिरीष सर। ममता जी कोई प्रश्न? अनीता जी, ममता जी, लक्ष्मी, थान सिंह जी, या नहीं है तो चैट बॉक्स। हाँ बोलिए लक्ष्मी, बोलिए। जी सर, समझ में आ रहा है, अच्छा तरह से समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है सर। चलिए जी समझ ठीक में है, आ रहा है। बहुत अच्छी बात। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस अब हम अपने भाग देने की प्रक्रिया को थोड़ा कठिन बनाते हैं। अभी तक हमारे पास जो संख्या थी वो इकाई दहाई थी और वस्तुओं के रूप में हम लेकर कर रहे थे, लेकिन संख्या जब थोड़ी बड़ी होती है तब बांटना कैसे होता होगा इसको हम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे अमूर्तता की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो हमारे प्रश्न हैं वो बच्चे की जिंदगी से आना चाहिए। गणित किताब की चीज बहुत बाद में है, सबसे पहले वो हमारी जिंदगी की चीज है। तो बच्चों से हम एक छोटी सी कहानी उनके सामने रखी कि तुम्हारे पिताजी बाजार गए थे, वहां से उन्होंने 24 पेंसिलें खरीद के लाई और उसे वो 3 लोगों में या 4 लोगों में बांटना चाहते, 5 लोगों में बांटना चाहते, या शिक्षक का हम ले ले, शिक्षक 25 पेंसिलें बाजार से खरीद कर लाए और उसे वो 24 की बात कर रहा था मैं, 24 चीजें बाजार से लेकर आए और वो उसे 5 बच्चों में बांटना चाहते हैं।
अब बच्चे को पता है कि इस पूरी व्यवस्था को इस तरह से लिख सकते हैं। अब वो देख के बता सकता है 24 चीजें लाई गई थी। अब वो पेंसिल है मान लीजिए इस उदाहरण के लिए, तो 24 पेंसिलें थी और 5 लोगों में उसे बांटना था। तो ये जो बांटने की प्रक्रिया थी, अब कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका वो हुआ जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे कि 24 वस्तुएं रख लें और 5 लोगों के नाम रख लें या 5 व्यक्तियों को बिठा दें और उनको कहें इनको एक-एक करके बांटो। एक तो वो तरीका था। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको सांकेतिक व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे। मान लीजिए ये जो हमारी गोटी है जो हरे रंग की है वो 10 को बताती है। तो 24 को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास जो नई स्थिति होगी वो ये होगी। ये देखिए, ये संख्या 24 है और 24 को हम प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ये संख्या, ये जो गोटी है, ये जो वस्तु है हरे रंग की, वो 10 को प्रदर्शित कर रही है। तो 24 को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास एक तरीका हुआ कि 2 दहाइयां और 4 इकाइयां। अब इसको हम बांटना चाहते हैं 5 लोगों में। ये 5 लोग मान लीजिए इस तरह से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। बोर्ड में दिख रहा है ना ये? अब जी सर, इसको दिख रहा है। बांटा कैसे जाए, ये बड़ी समस्या है। अब इसको जब बांटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ये यही सवाल मैंने पिछली बार दिया था। मैंने 3 संख्याएं दे दी थी, लेकिन हम 2 से शुरू करते हैं तो आसान होगा समझना इस बात को। पहले और अभी में फर्क क्या है कि यहाँ पर भी वस्तुएं हैं, पहले भी वस्तुएं थी, लेकिन पहले जितनी संख्या थी उतनी वस्तुएं थी। हम ऐसा यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम अमूर्तता की तरफ बढ़ते हैं, एक स्टेप ऊपर उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 2 दहाइयां हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दहाई को प्रदर्शित करता है। एक जो पत्थर है, एक जो हरे रंग का पत्थर है, वो एक दहाई को प्रदर्शित करता है। तो इस 24 को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 10 और 10 20 और ये 4 24 चीजें हो गई। अब इसको हम बांटना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि हम इस दहाई को 5 लोगों में बांटना चाहते हैं। इनके नाम दे दें हम, जैसे मान लीजिए A, B, C, D, E, ये 5 बच्चे हैं। इनको हम पहले दहाई को बांटना चाहते हैं। तो बांटने की प्रक्रिया में बच्चे ने इतना समझ लिया है कि हम बांटना तभी शुरू करेंगे जब हर एक को मिल जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उतनी चीजें नहीं है कि हम सबको दे सके। अगर हम इसको बांटना शुरू भी करते हैं तो हम ए और बी को दे पाए, सी डी और ई को नहीं दे पाए। ये तो बात समझ में आएगी। यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्या हम दहाई को 5 को बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि हमारे शर्तों में ये बात शामिल है कि जितनी चीजें हम एक को दे रहे हैं उतनी ही चीजें सबको देनी। तो फिर क्या करें? अब अगला सवाल क्या करें? क्या 24 चीजें 5 लोगों में बांटी जा सकती हैं? ये तो तय है कि हाँ बांटी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं उस तरह से नहीं बांटा जा सकता। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बच्चों को हम सोचने का मौका दें कि ये 10 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 10 को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? धीरे धीरे बच्चों को समझ में आएगा कि इसको हम 10 में बदल लें और इसको भी हम 10 में बदल लें। ये बात तब बहुत आसान हो जाएगी जब इसको हम नोट के साथ करें। यदि हम 24 रुपए को 5 लोगों में बांटना चाहते हैं, उस तरह से प्रदर्शित करें, तो ये काम मैं कागज से भी कर सकता था, लेकिन उसको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप देखिए कि अमूर्तता में जाते हुए हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो हम इस एक के बदले में 10 कंकड़ लेंगे जो 10 इकाइयों में बदल जाएगा। तो ये जो एक दहाई है वो 10 इकाइयों में बदल जाएगी। ये देखिए 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी हम 10 इकाइयों में बदल दें तो इस एक दहाई के बदले फिर हमको 10 चीजें मिली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक बार चेक कर लें हम। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो ये अब हम यहाँ से हटा लें क्योंकि हमने 2 दहाइयों को 10 और 10 कुल 20 इकाइयों में बांट लिया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप शुरू में ही 24 क्यों नहीं ले लिए? ऐसा भी हो सकता था, लेकिन 24 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कभी न कभी जब यहाँ पर यह संख्या 2 से ज्यादा होती, 3, 4
5 होती तो 5 होने की कंडीशन में वो चीजें बांटी जा सकती थी, तब फिर हमको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 से ज्यादा होता तो 5 चीजें बढ़ जाती, फिर 1 को हम कन्वर्ट करते। ये समझना आवश्यक है कि जब कोई संख्या नहीं बांटी जा सकती तो उसे छोटी इकाइयों में बदला जाता है। ये प्रक्रिया अभी आपको मैं और दिखाऊं दूसरे सवाल में, कैसे बहुत जादूगरी होती है उसमें। जिसने भी इस दुनिया में इसको बनाया है, हमारे सामने ला दिया, उसने बहुत बड़ा उपकार किया। देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ पर जो बात हुई ये था कि दो दहाइयों को हमने 10 और 10 20 इकाइयों में बदला, तो अब बांटना संभव है। तो पहली बार जो प्रक्रिया हुई वो ये थी कि दहाइयों को जब हम बांटने जा रहे थे तो हर एक को एक भी दहाई नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं हर एक को 0 दहाई मिली। कितनी दहाइयां खत्म हो गई? 0 दहाइयां खत्म हो गई। कितनी दहाइयां बची रही हमारे पास? 2 दहाइयां बची रही जो बांटी नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ? फिर हमने 2 दहाइयों को इकाइयों में बदला। तो इकाइयों में बदलेंगे तब कैसे बदलेंगे? अब हम बांटने के लिए ये 20 चीजें हो गई और 4 चीजें हो गई, तो हम कहेंगे कि कुल कितनी चीजें हो गई। तो अब हमारे पास जवाब आएगा 20 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, कुल 24 चीजें हो गई। तो देखिए अब अभी हम दहाई को बांट रहे थे, अब हम इकाई को बांटने की तरफ आ रहे हैं। तो इकाई को जिसको बांटना है उसको हम फ्लोर पे लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे जिसको जहां पर हमको बांटना है। तो जैसे हम यहाँ पर लेके आते हैं तो 2 प्रक्रिया होती है। ये जो 4 जब यहाँ लिखा गया तो 2 अपने आप 20 में कन्वर्ट हो गया, ये संख्या 24 बन गई। 24 बनने का मतलब है यह 4 इकाइयां हैं और 2 दहाइयां, मतलब 20 इकाइयां हैं। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो काम होता है वो ये है कि जैसे ही हम एक छोटी वाली इकाई को ला के सामने रखते हैं, बड़ी वाली इकाई अपने आप अपने छोटी इकाइयों में बदल जाती है। और दूसरी प्रक्रिया होती है छोटी इकाई के साथ जो बची हुई इकाई है उसके साथ जोड़ने का काम भी हो जाता है। तो जब जैसे ही हम 4 को यहाँ लेके आते हैं, 2 घटनाएं घटी। एक तो ये जो दहाई थी वो इकाई में बदल गई और इस इकाई के साथ जुड़ गई। ये जो आप 24 चीजें देख रहे हैं, ये 24 यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। अब फिर इसको बांटने के लिए बोले, अब 24 चीजें बांटनी है तो उसी तरह से हम बांटेंगे जैसे हम पहले बांट रहे थे। हर एक को एक एक देंगे, ये सबको एक एक मिलता चला गया, एक एक और मिलेगा। ये सारी की सारी बातें मैं यहाँ जल्दी से कर रहा हूँ, लेकिन वहां जल्दी नहीं होगी क्लास में। वहां पर पूरी बात वैसी की जाएगी जैसे हम पहले करते रहे थे। और इसका अपना एक महत्व है। ये हमने देखा कि अभी और बांटा जा सकता है, हमने और बांट दिया। हर एक को 4-4 चीजें मिल गई और 4-4 20 चीजें हो गई। क्या अब हम और बांट सकते हैं? अब ये सवाल हमको पूछना है। लेने वाले 5 हैं और चीजें बांटने के लिए बची हुई हैं 4, जो संभव नहीं है। तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे कि हम पहले क्या करते थे। कुल कितनी चीजें बांट दी गई? कुल 24 चीजें बांट दी, सॉरी, कुल 20 चीजें बांट दी गई। तो यहाँ हम लिखे कि 20 चीजें बांट दी गई। हर एक को कितना कितना मिला? हर एक को 4-4 मिला। ये 4 इकाइयां हैं तो इसको हम इकाई के ऊपर लिखेंगे। दहाइयां जब बांटी गई, नहीं बांटी जा सकी तो हमने यहाँ 0 किया। इकाइयों के रूप में बदला और जब बांटा गया तब इकाइयां मिलेंगी। हर एक को 4-4 इकाइयां मिली। कुल 20 चीजें बढ़ गई, 20 इकाइयां बढ़ गई। बचा कितना? ये हमारे पास 4 चीजें बच गई। तो ये 4 हम बची हुई चीजें लिखे। ये देखिए पूरी की पूरी भाग की प्रक्रिया हो गई। और वहां पर वो बदलाव जो था, एक जो महत्वपूर्ण बात था कि हम एक इकाई को उस स्थिति में जब वो बांटी नहीं जा सकती, उससे छोटी वाली इकाई में बदलते हैं। और बदलने का काम यहाँ तो प्रैक्टिकली हमने किया, लेकिन यहाँ पर वो प्रक्रिया अपने आप होती है। जैसे ही आप इकाई को सामने लिखते हैं, 2 घटनाएं एक साथ घटती। जो दहाई जो अभी तक बट नहीं पाई थी, अपने छोटी इकाई में कन्वर्ट हुई, और जो इकाई यहाँ से उतारी गई उसके साथ उसका एडिशन भी हुआ, उसके साथ उसका योग भी हो गया। ये 2 घटनाएं, ये मुझे बहुत चमत्कृत करता है। बहुत मैं आश्चर्य में पड़ता हूँ जब इसकी व्याख्या करता हूँ, सोचता हूँ कि किसने इतना आसान तरीका हमारे सामने ला दिया। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इस तरह से होता है। जब हम अपनी कक्षाओं में इसको सीख रहे थे प्राइमरी स्कूल में, तब कभी हमने सोचा नहीं। लेकिन जब शिक्षक शिक्षण के साथ जुड़े और ये सवाल आता था कि भाई ये होता क्यों है, एल्गोरिदम ऐसा बना क्यों, तब इस पर काफी सोचा गया और ये पता चला कि इसके पीछे का जो की तकनीक हो ये है। और यहाँ पर हमको वो चीज काम करती है, संख्याओं को समझने में जो बात थी। ये 24 का जो स्ट्रक्चर वो क्या बताता है?
तो ये जब हम संख्याओं पे बात करें तब ये चीज मैंने आपके सामने क्लियर की थी कि जब बच्चा संख्याओं को एक फिगर के रूप में नहीं देखता, उसका अर्थ था समझता है, तो देखता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए जब एक क्रिया हम उनके सामने करते हैं तो कॉन्सेप्ट उसके सामने बहुत ही आसान तरीके से आता है। और ये चीजें तब मदद करती है जब बच्चा बड़ी संख्याओं के साथ काम करता है, या दशमलव वाली संख्या जब सामने आती है, दशमलव चिन्ह के साथ छोटी और संख्या आती है, तब वो इस काम को बहुत आसानी से करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, यदि कुछ बात कहना चाहें, समझ में आया कि नहीं ये पहले मुझे बताएं। जो शिक्षक साथी हैं वो मुझे प्लीज बताएं कि उन्हें ये बात स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, मुझे तो समझ आ रहा है सर, बहुत क्लियर हो रहा है और मैं भी इसमें सीख रहा हूँ सर। जी अच्छा लगता है। जी जी धन्यवाद थान सिंह जी। और किसी साथी को इसमें कुछ कहना है, कुछ पूछना है या कोई विचार बताना है? लक्ष्मी जी। जी सर, वैसा तो कोई प्रश्न नहीं है, समझ में आ ही रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सर, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मुझे सर इससे कुछ बहुत बड़ा समझ में आ रहा है कि आप जिस तरह से इस गणित में इसका प्रयोग करके चीजों को बता रहे हैं, इस तरह से अगर शिक्षक अपना मौलिक चिंतन करे कोई भी चीज, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो शिक्षक भी नहीं बढ़िया से समझते हैं, या बच्चे जी तो कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे हम चीजों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और कैसे फिर वापस उनको जोड़ सकते हैं, तो पूरी प्रक्रिया कैसे शून्य में शुरुआत होती है, प्रयोग में कैसे आती है, और उसको धीरे धीरे छोटे टुकड़े करना, उनको समझना। हमको लगता है कि अंग्रेजी व्याकरण में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह के सिद्धांत का। गणित में तो सर करके दिखा ही रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया समझने की चीज है कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे वो शब्दों में बदलती हैं, और कैसे आके फिर अमूर्त रूप में प्रक्रियाएं बन जाती हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि 1 मिनट में सेशन कट जाएगा, तो उसके बाद सभी लोग ईमानदारी से जुड़ जाएंगे। सर तब तक आप कुछ कह रहे हो सर? हाँ, ठीक है, चलिए। मैं इसी बात से चिंतित रहता हूँ कि जो चीजें आ रही हैं वो उपयोगी हैं कि नहीं, और जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी काम केवल देखने या समझने या सुनने के लिए नहीं होता। वो जब तक हम अमल में ना लाएं तब तक उसकी जो उपादेयता है बिल्कुल ही शून्य रहती है। तो मेरा बार बार अनुरोध रहता है अपने साथियों से कि जो भी चीजें उनके सामने आ रही हैं उसको इस्तेमाल जरूर करें। जब इस्तेमाल करेंगे तब सीखना होगा सर। अभी तो उन्होंने केवल एक बार सुन लिया, लेकिन जब इसको खुद करने जाएंगे तब पता चलेगा चीजें वास्तव में प्रैक्टिकली हो पाती है कि नहीं, और बच्चे समझते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब बच्चे नए सवालों को इस ढंग से करना शुरू कर दें, सवालों के जवाब एक नई सिचुएशन समझ में आ जाए। ये संख्या मैं थोड़ी बदल रहा हूं और कुछ बड़ी संख्या लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 63 लिया, और इस 63 को इन्हीं 5 लोगों में बांटना है और देखना है कितनी चीजें मिलती हैं। तो 63 को व्यक्त करने के लिए मेरे पास 6 दहाइयां होंगी। ये 6 दहाइयां हो गई और 3 इकाइयां हो गई, और बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं। अब देखिए, पहले जो परिस्थिति थी उसमें से थोड़ा सा बदलाव किया। पहले जो दहाई थी वो जितने लोगों को बांटी जानी थी उससे कम थी, और हमको आंसर मिला था कि दहाई कितनी 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 बांटी गई, तो उसका जवाब था दहाइयां 0 0 मिली। लेकिन अब हम देखेंगे कि 63 चीजें बांटनी है। 63 को हमने इस तरह से प्रदर्शित किया, ये 6 दहाइयां हैं और 3 इकाइयां हैं। फिर जिनको बांटा जाना उनकी संख्या 5 ही है। तो अब देखें कि क्या हो सकता है। बच्चे चाहें तो इकाई को भी बांट सकते हैं। पहले कई बार सवाल उठता है कि हम भाग को बाएं तरफ से क्यों देते हैं। इसका जवाब है भाग को आप जहां से चाहे वहां से दे सकते हैं। आप भाग को इधर से दे दीजिए, भाग को इधर से दे दीजिए, भाग को बीच की किसी संख्या से दे सकते हैं। किसी भी तरह से भाग को दिया जा सकता है, किसी भी तरह से आप गुणा कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप जोड़ सकते हैं और किसी भी तरह से घटा सकते हैं। जो
व्यवस्था हम अपनाते हैं कि जोड़ना घटाना गुणा हम इकाई से शुरू करते हैं, तो उसके पीछे एक वजह है कि हमारा काम आसान हो जाता है। भाग देने के लिए भी हम बड़ी संख्याओं से बांटना शुरू करते हैं, उसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है जो चीजें बच रही हैं वो छोटी इकाई में बदल जाएं और आगे जुड़ते चली जाएं। यदि किसी की मर्जी आती कि वो इकाई से बांटना शुरू कर सकता है तो वो आराम से इकाई से बांटना शुरू कर सकता है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इकाई बढ़ रही है तो लोगों की इकाई मिलेगी, दहाई बढ़ रही है तो दहाई मिलेगी, इसका पर हमको ध्यान रखना है। तो बाद में हम जोड़ लें तो परिणाम हमको वही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 63 चीजों को हमने इस तरह से प्रदर्शित किया। 5 लोगों को बांटा जाना है। बच्चों से हम सवाल करें कि पहले दहाई बांटनी है, कितने लोगों को बांटनी है? बच्चों के जवाब आएगा 5 लोगों को बांटनी है। कुल कितनी दहाइयां हमारे पास हैं? 6 दहाइयां हैं। क्या हर एक को एक एक मिल सकता है? वो देख के बता सकते हैं हाँ एक एक आसानी से मिल सकता है। तो हम कहें चलो बांटो। ए को 1 मिला, बी को 1 मिला, सी को भी 1 मिला, डी को 1 मिला और ई को 1 मिला। हर एक को एक एक दहाई मिल गई। कुल कितनी दहाइयां बांट दी गई? 5 दहाइयां बांट दी गई। कुल कितनी दहाई बची? 1 दहाई बची। हमने कुल दहाइयों में से उन दहाइयों को घटा दिए जो हमको बांटनी थी। अब सवाल है कि यहाँ क्या लिखें? यहाँ हम लिखते हैं हर एक को कितना कितना मिला। हम देख रहे हैं हर एक को एक एक दहाई मिली है, तो हम दहाई के ऊपर लिखेंगे। ये जो 1 है वो केवल एक संख्या नहीं है, वो बताता है कि हमने दहाई को बांटा तो हर एक को जो मिला वो 1 दहाई था, इसलिए हम उसको दहाई वाले कॉलम में लिखते हैं। आप चाहें तो शुरू में इकाई दहाई ऐसा लिख भी सकते हैं। अब सवाल देखिए, कितनी दहाइयां बच गई? 1 दहाई बच गई। क्या इसको फिर से बांटा जा सकता है? 1 दहाई के रूप में तो नहीं बांटा जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? तो इसके पहले उनके अनुभव में है कि जो दहाई बढ़ती नहीं उसे हम इकाइयों में बदल देते हैं। तो हम इसके लिए इकाइयां लेंगे। इस 1 दहाई के बदले हमको मिल रही है 1 इकाई, एक और इकाई, तीसरी, चौथी, इसको थोड़ा अलग करें, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक बार देख लें हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयां हमको मिल गई। इस 1 दहाई को अब हम हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास कुल कितनी इकाइयां हो गई? ये तो 10 हुई और 3 बची, कुल 13 इकाइयां हो गई। यहाँ भी हो रही है क्या 13? देखें हम, 1 दहाई बची हुई है। अब हम इकाई को भी बांटना चाहते हैं तो इकाई को हम यहाँ ला के रखते हैं। ये देखिए फिर से वो 2 घटनाएं घटी कि ये जो 1 था वो 13 के सामने इस तरह से लिखा गया कि 10 में कन्वर्ट हो गया, इसके स्थानीय मान 10 हो गया और 3 चीजों के साथ जुड़ के कुल 13 चीजें बच गई। क्या इन 13 चीजों को हम 5 लोगों को बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। चलिए बांटने का काम हम फिर किसी बच्चे को दें। उसने इस तरह से बांटा, ए को 1, बी को 1, सी को 1, डी को 1 और ई को 1। कितनी चीजें बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चीजें बची। देने वाले कितने हैं? 5 हैं। क्या हम फिर से एक एक बांट सकते हैं? हाँ बांट सकते हैं। फिर से बांट दें हम। फिर से हमने ए को 1 दिया, बी को भी 1 दिया, सी को 1 दिया, डी को 1 दिया और ई को 1 दे दिया। अब कितनी चीजें बची? 3 चीजें। क्या और बांटा जा सकता है? बच्चों को निश्चित रूप से जवाब आएगा अब नहीं बांटा जा सकता। तो हर एक को अब कितनी कितनी इकाइयां मिल गई? हम देख रहे हैं हर एक को 2-2 इकाइयां मिल गई। तो हम लिख सकते हैं 2-2 इकाइयां मिली। कुल कितनी चीजें बांटी गई? अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चीजें बांट दी गई। तो हम यहाँ लिखे 10 चीजें बांटी गई। बची कितनी? 1, 2, 3। तो यहाँ लिखे 3 चीजें बची। हमने 13 में से 10 को घटाया है तब हमको 3 मिला। तो ये प्रैक्टिकल भी हो रहा है और उसे हम जो घटनाएं घट रही हैं वो संख्याओं में लिखते चले जा रहे हैं। हर एक को कितना कितना मिला? हर एक को 2-2 मिला। अब हम बात कर सकते हैं कितनी चीजें बांटनी थी? 63 चीजें बांटनी थी। कितने लोगों में बांटनी थी? 5 लोगों में बांटनी थी। हर एक को कितना कितना मिला? 12-12 मिले। देखिए चेक करें 12 मिले कि नहीं। देखिए एक 10 को बता रहा है और 2 इसको 12 मिला, इनको भी 12 मिला। हर एक को 12-12 चीजें मिल गई और बची कितनी चीजें? 3 चीजें बची। तो अब भाग के अगले वाले चरण पे हम काम कर रहे हैं। जब हम दहाई से बांटना शुरू किए तो पिछली बार दहाई नहीं बढ़ पाई थी, तब हमने शून्य लिखा था। ये शून्य लिखने की परंपरा गणित बनाने में नहीं होती, ये करनी ही चाहिए। यदि बांट रहे हैं तो बांटने काम यदि हम बड़ी इकाई से कर रहे हैं तो जरूर करें। फिर देखें अगर नहीं बचता है तो हम ऐसा ना करें कूद के एक और को चिपका लिए। ऐसे ही नियम बताया जाता है, एक संख्या भाग नहीं जाता 2 ले लो। क्यों ले लो भाई? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो एक संख्या बांटनी है तो बांटिए,
नहीं बढ़ता तो हमारे पास विकल्प है लिखने का, नहीं बढ़ पाया तो हम कहेंगे हर एक को नहीं मिला कुछ भी, या शून्य चीजें मिली तो हम यहाँ शून्य से लिखना शुरू करें। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया हुई। अब मैं समझता हूँ कि सर ज्यादा समय तो नहीं बचा शायद, क्या सर 10 मिनट का समय है हमारे पास। 10 मिनट का समय, मैंने अपन बातचीत और कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया यहाँ पर मैंने रखी जिसमें संख्याएं 2 ही थी, लेकिन ये चीजें बांटी जा सकती थी। अब यदि इजाजत हो तो मैं एक 3 संख्याओं वाला उदाहरण लेता हूँ। अब पैटर्न यदि समझ में आ गया हो तो 3 संख्याएं हो चाहे 30 संख्याएं हो, ये प्रक्रिया वैसी की वैसी चलती रह जाएगी। तो फिर भी एक हमारे पास समय है तो मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम अब एक और संख्या लेते हैं जो सैकड़े को प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए हम 342 को 4 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो हम इस तरह से देखें, 342 चीजें हैं और हम 4 लोगों में बांटना चाहते हैं। इस 342 को हम इस तरह प्रदर्शित करें। ये नए कंकड़ हैं गुलाबी रंग के जो सैकड़े को प्रदर्शित करते हैं। ये हरे वाले कंकड़ हैं जो दहाई को प्रदर्शित करते हैं, और ये जो कंकड़ है वो इकाई को प्रदर्शित करते हैं। तो जो 342 है उसे हमने इस तरह प्रदर्शित किया। आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं चाहें तो। ये मान लीजिए इसको हमने 5 कर दिया तो थोड़ा सा काम थोड़ा सा जटिल होगा और समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये 352 हमने कर दिया, इसको 53 कर देते ताकि कोई चीज बच भी जाए। ये 3 कर दिया इसको, और एक यहाँ पर कर दिया। अब देख लीजिए संख्याएं थी 353, और हमने यहाँ पर सैकड़े के लिए गुलाबी पत्थर लिए, दहाई के लिए ये जो नीले हरे रंग का पत्थर है वो लिया, और इकाई के लिए सफेद रंग का पत्थर लिया। अब बिल्कुल वैसे ही जैसा हम बांट रहे थे, बांटने का काम हम करेंगे। क्या करेंगे हम कि इसको बांटना शुरू करेंगे और देखें चीजें बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं। एक दिक्कत आएगी, मेरे पास इतने सारे कंकड़ नहीं है तो मैं छोटा कर सकता हूँ इसको। 2 लूंगा तो भी 20 नहीं होंगे मेरे पास। मैं 1 करता हूँ सर, माफ कीजिएगा इसको, क्योंकि उतने कंकड़ है नहीं मेरे पास। इसको मैं 1 करता हूँ। चलिए, अब एक सैकड़ा, 5 दहाइयां और 3 इकाइयां हैं, इनको हम बांटना शुरू करते हैं। तो फिर वैसे ही बांटेंगे। ये पहले वाली स्थिति, सबसे पहले हम सैकड़े को बांटना चाह रहे हैं। सैकड़े को बांट रहे हैं, 4 लोग लेने वाले हैं और सैकड़ा एक ही है। यहाँ पर ये 4 लोग लेने वाले हैं और सैकड़ा एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक को 0-0 सैकड़े मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखें 0 सैकड़ा हर एक को मिला। कुल कितने सैकड़े बांटे गए? एक भी सैकड़ा नहीं बांटा गया, माने 0 सैकड़ा बांटा गया, और 1 घटाने पर हम यहाँ पर 1 ले लिए। अब ये 5 दहाइयां हैं, इसको भी हम ले आए। तो देखिए फिर वो घटना घटी। अब की बार जो 1 सैकड़ा था वो 10 सैकड़े में 10 दहाइयों में बदल गया, और 5 दहाई के साथ मिलकर 15 दहाइयां बना लिया। तो अब देखिए 1 सैकड़ा है और 5 दहाइयां हैं, तो 5 दहाइयां और 1 सैकड़े को जोड़ने के लिए इस सैकड़े की जगह पर हम 10 दहाइयां लेंगे। ये 2, 4, 5, तो 7, 8, 9 और 10। इस 1 सैकड़े के बदले हमने 10 दहाइयां ली, और 5 दहाइयां जो पहले से उसके साथ मिला दिया, और सैकड़ों को हम यहाँ से हटा दिए। अब हमारे पास कुल 15 दहाइयां हो गई। अब इन 15 दहाइयों को हम बांटना चाहते हैं, 4 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो 15 दहाइयां हैं और 3 इकाइयां बची हुई हैं। हम बांटना शुरू करें, 1-1 सबको दें। हमारे पास पर्याप्त है जो बांटा जा सकता है, और हम बांट दिए। अभी भी और बचा हुआ है, ये हम 1-1 और दे दें। अब हम इसे नहीं बांट सकते। अब नहीं बांट सकते तो कुल कितनी दहाइयां बढ़ गई? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 दहाइयां बढ़ गई। हरे को कितनी कितनी दहाइयां मिली? 3-3 दहाइयां मिली, और बची कितनी? 3 दहाइयां बच गई। ये 3 हम यहाँ लिखेंगे, 3 दहाइयां बची। अब 3 दहाइयां इसलिए बची कि लेने वाले 4 थे और बच गया 3। तो
ये बांटा नहीं जा सकता इसलिए बच गई। अब 3 इकाइयों को हम यहाँ ले आए, कुल 33 इकाइयां हो जाएंगी। तो जैसा हमने पहले किया था, फिर हर दहाई को इकाई से हम रूपांतरित करें, इकाई में बदल दें, तो इन 3 दहाइयों की जगह पर हमको 30 इकाइयां मिलेंगी। देखता हूँ है कि नहीं मेरे पास। 4 4 8 तो 10, 4 4 8 तो 10, 4 तो 6, 9 और 1 10 हो गई 30 दहाइयां। एक बार गिन के देख लें सही है कि नहीं। 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमें 30 इकाइयां मिल गई। तो इन 3 दहाइयों को हमने बदल दिया 30 इकाइयों के साथ। ये 30 इकाइयां हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ले ली, जो अब हमको बांटनी है। तो कुल 33 इकाइयां हमारे पास आ गई, जो हम 4 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये बांटने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन हमको पता है कि बांटी जा सकती है, और हर एक को जितनी जितनी मिलेंगे वो हम बांटते चले जाएंगे। तो जो परिणाम आएगा वो मेरे ख्याल से अब स्पष्ट हो रहा होगा। तो या तो मैं करके दिखा दूं, यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 चीजें बांटी जा सकी, और एक चीज बच गई। तो हम लिख लें यहाँ पर कुल 32 चीजें बांट दी गई, और हर एक को मिला कितना? 3 4 4 8, 4 4 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8, हर एक को मिला 8। तो हम यहाँ पर लिखें हर एक को 8 चीजें मिली, कुल 32 चीजें बांट दी गई, और बचा कितना? 1 इकाई बची हुई है। तो हम लिखते हैं 1 इकाई बच गई। तो ये हमने सैकड़े का उदाहरण लिया। ये बड़ा भी ले सकता था, अगर मेरे पास ये वाले कंकड़ पर्याप्त होते तो ये भी ले सकते थे। तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं और बांटने काम कर सकते हैं। और चीजों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इस तरह की चीजें लें, जो भी आपको कोई प्रतीक मिलता है उसका इस्तेमाल करिए। कंकड़ हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, कुछ भी चीज आप ले लें। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बच्चों को होते हुए दिखाई पड़ती है, कैसे कोई इकाई अपने से छोटी वाली इकाई में बदलती है, और बदलने के बाद कैसे वो दूसरी नई इकाई के साथ जुड़ती है, और फिर बांटने की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो इस तरह से भाग की प्रक्रिया को यदि हम बच्चों को समझाएं, तो मुझे यकीन है कि बच्चे भाग की अवधारणा को समझेंगे और बिना किसी कठिनाई के इस काम को कर सकेंगे। भाग देना बच्चों के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है गणित की चारों संख्याओं में, लेकिन मेरा यकीन कहता है कि हम इस तरीके से बच्चों के साथ धीरे धीरे जाएं, हम इसमें 10-15 दिन का समय लगा सकते हैं। यदि हम कक्षा 2 या कक्षा 3 में शुरू कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि कक्षा 3 का बच्चा भी कक्षा 4 और 5 के सवालों को हल कर सकता है। यदि आप 10,000 तक की संख्या या लाख तक की संख्या में बांटने को देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कक्षा 3 का बच्चा भी इस तरीके से उसको कर सकता है। देवाशीष सर। बिल्कुल सर, अद्भुत। और आपके जैसा गुरु सभी को मिले, और हम तो कृतकृत्य हैं। मतलब वास्तव में शब्द छोटे पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि साथी आपके अनुभव का पूरा लाभ ले रहे होंगे और इससे कुछ व्यापक काम करेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं वो सिर्फ भाग तक सीमित नहीं है। इस तरह से बताने समझाने की एक प्रक्रिया अगर विकसित की जाए कि आखिर कोई भी चीज मौलिक रूप में किस तरह से विकसित होती है, कोई भी चिंतन या कोई भी सोच, किसी भी चीज को जो हम दूसरे को समझाना चाह रहे हैं वह मौलिकता में विकसित कैसे होती है, उस मौलिकता को हम जितना ईमानदारी से स्वयं समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से दूसरे को बता पाएंगे। तो आज का यही मैं आपसे, मेरी सीख आज की यही है। बाकी कोई साथी कुछ अगर 1 मिनट कहना चाहते हो तो कहेंगे, अन्यथा मैं विनोद सर से निवेदन करूंगा, विनोद सिंह सर से, कि एक बार सुधीर सर का, आदरणीय सुधीर सर का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सर।
नहीं सर, हम वो तो ठीक है शिक्षक सर। हैं और इसी के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बहुत बहुत सर सबको नमस्कार। बहुत ही सर। सुंदर तरीके से सर सुधीर सर बता रहे हैं, इसको तो मंत्रमुग्ध हो के सुनना ही अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पे सर ये भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कठिन सभी को लगता है, मैं तो समझता हूँ, मैं अपने आप से ही बोलूं तो उसके को भी मतलब कोई बात नहीं, लगता है विनोद सर की कुछ तकनीकी कठिनाई है। कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे, कुछ भी, बच्चों की कठिनाई, आपको कैसा लगा ये क्लास, कुछ भी, 1 मिनट। आरती मैडम। ठीक है सर, धन्यवाद। जी नमस्ते सर, अच्छा रहा सर क्लास आज का, बहुत अच्छे तरीके से समझाए सर कंचे के माध्यम से। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सर, तो हम सभी साथी आपके साथ लगातार सीखने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और हम सतत सीखते रहेंगे। जी और इसी तरह से आप हमें सर। और भी जटिल प्रक्रियाओं संक्रियाओं के बारे में सरलता से समझाते रहिए। और बस यही आपसे अपेक्षा है और इसके लिए हम आपके सामने समर्पित हैं। और आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले सप्ताह पुनः आपका समय हम शनिवार को मांगेंगे। धन्यवाद सर। सर मुझे लगता है कि हम इतवार को ही बैठ जाएं, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजह है, मैं आपसे अलग से चर्चा कर लूंगा। ठीक है सर, इतवार ही रखेंगे फिर। आप जो समय हमें देंगे शनिवार रविवार में, जिस समय जी हमें जी 1 घंटे का समय आपसे चाहिए गणित के ऊपर सर प्रत्येक सप्ताह, सर तो रविवार को ही जुड़ेंगे सर सर, अगले सप्ताह भी। जी जी सर। जी जी सर ओके। सभी शिक्षकों का और सभी ज्ञानदूत साथियों का, शिरीष सर का, सुधीर सर का, विनोद सर का सादर धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।